साथियों, जो हमारी आरक्षण की लड़ाई है या निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई है, उससे बड़ी लड़ाई कोई दूसरी क्यों नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। जो लोग सत्ता कहते हैं कि सत्ता की प्राप्ति है, एक काल्पनिक है और एक भावुक नारा है। इसलिए मैं काल्पनिक और भावुक कहता हूँ कि 85 या हम 30% तक भी पूरा नहीं हो पा रहे हैं, 20% तक पूरा नहीं हो पा रहे। आदिवासी थोड़ा बहुत कहीं जुड़ा हुआ, हमसे नहीं जुड़ा। दलितों में भी उपजातिवाद है बहुत, और जब से ये नारा चला तब से उपजातिवाद बढ़ा है। सामाजिक स्तर पर तमाम एनजीओ संस्थाएं बनी, कर्मचारी अधिकारी भी तमाम संगठन बनाए, सब अपने अहंकार की तुष्टि कर रहे हैं, अपने दिमागी भोजन को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि जब आदमी का पेट भर जाता है और सुरक्षित हो जाता है, तब उसको पेट की भूख मर जाती है, फिर दिमाग की भूख पैदा होती है, और दिमाग की भूख पैदा हो गई। सब चाहते हैं मेरा नाम हो, सब चाहते हैं कि मुझे लोग सलाम करें, सुरक्षा मिले, चर्चा हो। उसके चक्कर में जितना बंटवारा हो चुका है और इतना ज़्यादा टांग खिंचाई हो चुकी है, खटास आ चुका है कि समाज कई धड़ों में बंट गया है। और ऐसा तब होता है जब कोई काम नहीं दिया जाता है। कोई काम तो दिया नहीं गया, एक कल्पना दी गई, एक इमेजिनेशन है कि हमें सत्ता के लिए करना, और उसके लिए न उसमें धरना है, न प्रदर्शन है, न कार्यक्रम है, न विधानसभा है में लड़ाई करना है, न लोकसभा में करना है, न मैनिफेस्टो है, न किसी मुद्दे को लेकर लड़ाई है। तो खाली हो गए लोग। तो जब खाली हो गए लोग तो इस कार्य में लग गए हैं लोग। तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, आप सत्ता की प्राप्ति की लड़ाई लड़ो, हम तो सबसे ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन आप ये बताइए कि जब तक संसाधन और देश के गवर्नेंस में भागीदारी नहीं होगी तो कौन लड़ेगा। मजदूर तो नहीं लड़ता। मजदूर न बौद्ध धर्म से उसका कोई ज़्यादा मतलब, न विचार से ज़्यादा, न वो मजदूरी छोड़ करके आंदोलन करेगा, न समय निकाल करके किसी दूसरे को शिक्षित करेगा। ये सब चेतना कैसे आई। कोई कितना भी आलोचना कर ले, चेतना आई कर्मचारियों से, अधिकारियों से, और शिक्षा में जिनको प्रवेश करने का मौका मिला उनको आया। और अगर ये ख़त्म हो जाता है तो आगे जो लड़ने वाले हैं, विचार देने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, उनकी भी समाप्ति हो जाएगी। इसको बचा करके, बल्कि बढ़ा करके रखने से ही सत्ता प्राप्ति संभव है, वरना संभव है। और कुछ दिन में ऐसा लगेगा कि नाम लेने वाला भी कोई नहीं रह पाएगा। और उस दौर में हम पहुंच रहे हैं। परिसंघ हमारा क्यों 1997 से 5 आरक्षण विरोधी आदेशों को वापसी की लड़ाई लड़ा, वो जीता, आरक्षण बचा। और लोकपाल बिल में लड़ाई तो छोटी थी, काम बड़ा कर दिया हमने, आरक्षण कराया। निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए लड़ा और संसद में बिल भी पेश किया। उच्च शिक्षण संस्थानों में भी लड़ाई लड़ा, उनमें आरक्षण। 4 नवंबर 2001 को पूरे देश को एक करके 10 लाख लोगों को बौद्ध बनाने का, बौद्ध धर्म की दीक्षा देने का जो हमने साहस किया था, सरकार उस समय की थी, बड़ा अत्याचार किया, लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। हम एक जाति विहीन समाज बनाना चाहते थे। डॉक्टर अम्बेडकर को फेल किसने किया? किसी ब्राह्मण ने किया या किसी क्षत्रिय ने किया है या बनिया ने किया है? आप उन्हें क्यों गाली देते हो? आपने किया। चमार अलग संगठन बनाता है, खटिक अलग है, वाल्मीकि अलग है, धोबी अलग है। पढ़े लिखे लोगों में जो 97 में, 2000 में, 2005 में जातिवाद नहीं था, अब बढ़ गया। तो किसने फेल किया?
हमने फेल किया। जुबान से हम कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं, और आज सारा समाज भुगत रहा है। आज हम लड़ नहीं पा रहे, फिर भी एक काल्पनिक संसार में आपको ले जाया जाता है। अरे हम तो देने वाले बनेंगे, हमारा संविधान है। आपका संविधान बदल चुका है। प्रोफेसर आनंद तेलतुंबदे हैं, बहुत बड़े अम्बेडकराइट हैं, या तमाम सारा मानवाधिकार के लोग बिना जांच इंक्वायरी प्रमाण के जेल में बंद पड़े हुए हैं। ये आर्टिकल 21 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मौलिक अधिकार है वो बचा रह गया, खत्म हुआ है। आर्टिकल 14 जो बराबरी का अधिकार देता है, आर्टिकल 16 जो आरक्षण देता है, जिसमें आरक्षण है, भागीदारी है, निजीकरण के द्वारा मार दिया गया है। सेकुलरिज्म, आप देखिए प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं टीका चंदन लगा के जाते हैं, और हर सरकारी संस्थाओं में भी सारे धार्मिक कर्मकांड हो रहे हैं। और इस देश का प्रधानमंत्री जब 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर शिलान्यास किया तो कहा 15 अगस्त जो आज़ादी का दिन है उससे भी बड़ा कार्य हुआ। तो आपका संविधान कहाँ रह गया भाई, कहाँ रह गया? तो इसीलिए हम लोगों का जो फिक्र है कि किसी तरीके से जो बाकी बचे हुए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या तो सरकारी विभाग है, हम सोशल मीडिया के द्वारा, चूंकि लॉकडाउन है, जूम मीटिंग कराएं। आप सबको जो भी सुने हमारी बात को, सब लोग जूम मीटिंग कराएं और ट्विटर पर एक्टिव रहें, हो जाए। परिसंघ का भी ट्विटर, ऑल इंडिया परिसंघ, फेसबुक लाइव करें। और आप जानते हैं कि सोशल मीडिया की ताकत से सरकार घबरा गई है, मुफ्त में मिली हुई है, आप घर पर बैठे हुए हैं लॉकडाउन में। नहीं आता है तो हमसे पूछिए, मैं तो अपना नंबर आपको देता हूं, लेकिन सिफत है कि जरूरी नहीं मैं उठाऊंगा। आग्रह आपसे, चूंकि 135 करोड़ लोगों के बीच में काम करता हूं, यह समझ कर दीजिए। मेरा नंबर है 9899382211। आप लिखित समझ करिएगा, बाकी की गारंटी नहीं है। लिखित करिए, हिंदी और इंग्लिश में करिए, फोन मत करिएगा। मेरा जवाब जरूर जाएगा, जब मैं खाली होगा तो जवाब जरूर जाएगा। तो ये हालत है। तो जो संसाधन है और जो भागीदारी वो समाप्ति हो रही है, यह भागीदारी या संसाधन को अगर हमने नहीं पकड़ के रखा, बचा के नहीं रखा, तो आगे लड़ने वाला न ब्रेन बचा रह जाएगा, न थोड़ा बहुत साधन है वो बचा रहेगा, और न समय। ये छोटा जो कारोबारी होता है या छोटा किसान होता है, मजदूर होता है, चाहे या खेत में हो या फैक्ट्री में, होटल में जो काम कर रहा, ये आंदोलन नहीं करता है, ये समय निकाल करके नहीं आएगा रैली धरना प्रदर्शन में। किससे उम्मीद करते हो? इसी से उम्मीद करना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि आरक्षण बचाने की लड़ाई से बड़ी कोई लड़ाई नहीं है। परिसंघ के अलावा अगर कोई लड़ रहा हो बताइए। सब कल्पना की दुनिया में लोगों को ले जा रहे हैं। कोई ब्राह्मणों को गाली दे रहा है, इतिहास सुना रहा, झूठ बोल रहे हैं कि मेरा उस जज से वार्तालाप हुई और उस मोहन भागवत को डर लग गया, ब्राह्मणवादी है, ब्राह्मणों को खाड़ के फेंक दोगे। इससे आपकी जिंदगी के यथार्थता से क्या लेना देना? न नौकरी, न शिक्षा, न स्कॉलरशिप,
न अत्याचार से लड़ सकेंगे, इसका कोई लेना देना नहीं है। और लोग फिर इसी में खुश होता है। जैसे मोदी विश्व गुरु, वैसे हमारे लोगों में हमारी सत्ता आएगी और ब्राह्मणों को मैंने ये कह दिया वो कह दिया, और उसी में ये भोला समाज है वो प्रभावित हो जाता। हम कभी बेवकूफ़ नहीं बनाते। इतिहास हमारा जरूर इंसाफ करेगा कि हम मूर्ख नहीं बना रहे। हम यथार्थता का दर्शन कराते हैं, सच्चाई का दर्शन कराते हैं। जिस मार्ग से हम निकल कर के गरीब घर से यहाँ पहुँचे हैं, उसी मार्ग को हम दूसरों को भी बताते हैं। तो साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात को अपना समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।